एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की संचित निधि या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। इसके साथ ही हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे राज्यों की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दी स्टेट्स के बारे में। ये दोनों प्रकार के फंड्स भारत के संविधान में आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में बताए गए हैं। इसी प्रकार भारत की संचित निधि के अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट्स के अलावा दो और प्रकार के अकाउंट्स होते हैं जिन्हें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या भारत की लोक लेखा और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द स्टेट या राज्यों की लोक लेखा भी कहा जाता है। इसी प्रकार आर्टिकल 267 में कंटिंजेंसी फंड या भारत की आकस्मिक निधि को बताया गया है। आगे की वीडियोस में हम पब्लिक अकाउंट्स और कंटिंजेंसी फंड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे। इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास हमारे मनी को स्टोर करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट्स, कुछ लोगों के पास करंट बैंक अकाउंट्स भी होते हैं। हम इनमें अपनी सुविधा अनुसार मनी को स्टोर करके रखते हैं और समय समय पर जब हमें आवश्यकता होती है तो हम इस मनी का यूज़ भी करते हैं। यही सरकार के साथ भी होता है। सरकार के पास भी कुछ डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं जिसमें वह मनी को स्टोर करके रखती है। इन डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स को ही यदि हम भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो नेशनल लेवल पे हमारे 3 फंड्स या अकाउंट हैं, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि, दूसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या भारत की लोक लेखा और तीसरा कंटिंजेंसी फंड या फिर आकस्मिक निधि कहा जाता है। इसी प्रकार सभी राज्यों के लिए अलग अलग कंसोलिडेटेड फंड्स हैं और सभी राज्यों के लिए अलग अलग पब्लिक अकाउंट्स भी हैं। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स के बारे में। संविधान के आर्टिकल 266 में 3 क्लॉज दिए हुए हैं। इसमें से फर्स्ट क्लॉज हमारे आज के वीडियो से संबंधित है। क्लॉज 1 बताता है कि भारत की संचित निधि कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से मनी को स्टोर किया जाता है। इसी प्रकार आर्टिकल 266(1) में ही राज्यों की संचित निधि के बारे में भी बताया गया है कि राज्यों की संचित निधि का या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट का निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी मनी स्टोर की जाती है। नेक्स्ट क्लॉज में जो आर्टिकल 266 का क्लॉज 2 है इसमें पब्लिक अकाउंट्स को बताया गया है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 266 के बाद आर्टिकल 267 आता है, जिसमें आकस्मिक निधि या कंटिंजेंसी फंड को डिस्कस किया गया है। इस वीडियो में हम आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आखिर होता क्या है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड शब्द का हिंदी में मीनिंग जो दिया गया है संविधान में वह है संचित, भारत की संचित निधि। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में भारत सरकार के पास जो भी मनी होगी उस मनी को एक फंड में स्टोर किया जाएगा, जिसे ही भारत की संचित निधि कहा जाएगा। लेकिन क्या सभी प्रकार के मनी को भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा? इसका आंसर होगा नहीं। आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं, ऐसे 4 डिफरेंट टाइप की मनीज़ बताई गई हैं। इन मनीज़ को ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा और दूसरे मनी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा नहीं किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि के बारे में क्या कहा गया है और वे कौन सी मनीज़ या राशियाँ हैं जो कि भारत की संचित निधि में इंक्लूड की जाएगी।
देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे भारत की संचित निधि भी कहा गया है। कंसोलिडेटेड वर्ड का मीनिंग होता है कि बहुत सारी बिखरी हुई चीज़ों को या वस्तुओं को इंटीग्रेट करना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भी बिल्कुल यही मतलब है। आसान भाषा में यह भारत के लिए या भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक ऐसा फंड है जिसमें विभिन्न प्रकार की मनीज या राशियों को इकट्ठा या इंटीग्रेट किया गया है। आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में ही वे राशियां भी बताई गई हैं जिन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा, और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके अलावा और कोई भी राशि या मनी इस फंड में इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये राशियाँ कौन सी है। जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में 3 डिफरेंट टाइप की मनीज या राशियाँ बताई गई हैं जिन्हें इस फंड में इंक्लूड किया जाता है। ये राशियाँ कौन सी है? सबसे पहले अगर हम ए पॉइंट को देखें तो इसमें लिखा हुआ है ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी भारत सरकार के द्वारा रिसीव किए जाने वाले सभी रेवेन्यूज़ को इस फंड में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पर आप रेवेन्यू वर्ड से परेशान ना हो, क्योंकि रेवेन्यू वर्ड का एक सिंपल मीनिंग इनकम हो सकता है। हमारी तरह भारत सरकार के भी इनकम के कई सोर्सेस हैं। इन सोर्सेस से होने वाली इनकम को ही भारत सरकार का रेवेन्यू कहा जाता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर ए पर ऑल या सभी वर्ड भी ध्यान देने योग्य है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार द्वारा रिसीव किए जाने वाली या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिसीव किए जाने वाली सभी प्रकार की रेवेन्यूज़ को इस फंड में इंक्लूड किया जाएगा। अब हम इस फंड में इंक्लूड किए जाने वाले दूसरे टाइप के मनी की चर्चा करेंगे। पॉइंट बी में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऑल मनी रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, सरकार को टैक्स या ड्यूटी से कुछ मनी तो मिलता ही है जिसे रेवेन्यू कहा जाता है, लेकिन कभी कभी यह मनी पर्याप्त नहीं होता है और सरकार को कुछ लोन भी लेना होता है। इस लोन के द्वारा लिए गए मनी को भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या सभी प्रकार की मनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेज की गई है उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा? इसका आंसर होगा नहीं। आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेज की जाने वाली 3 डिफरेंट मनीज़ को बताया गया है और सिर्फ इन 3 मनीज़ को ही इस फंड में इंक्लूड किया जाएगा और दूसरे सोर्सेज से गवर्नमेंट द्वारा रेज किए जाने वाले मनी को इस फंड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये मनीज़ कौन सी हैं? सरकार कई सोर्सेज से कई प्रकार से मनी रेज करती है। उसी में से 3 प्रकार जो इस पॉइंट में बताए गए हैं आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। पहला प्रकार जिसके द्वारा सरकार मनी रेज करती है वह है इशू ऑफ ट्रेजरी बिल। सरकार मनी रेज करने के लिए समय समय पर मार्केट में ट्रेजरी बिल इशू करती है या ट्रेजरी बिल को जारी करती है। ट्रेजरी बिल एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसे सरकार उधार लेने के लिए मार्केट में जारी करती है या इशू करती है। सरकार ट्रेजरी बिल को मार्केट में बेचती है और उस बेचने से उसे जो मनी प्राप्त होती है उसे वह अपने विभिन्न योजनाओं के लिए यूज़ करती है। इस रिसीव किए हुए मनी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार ट्रेजरी बिल से लोन लेने के अलावा सरकार यदि किसी अन्य प्रकार का लोन लेती है तो इस लोन से रेज किए गए मनी को भी हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिसे शॉर्ट में WMA भी कहा जाता है, उसके द्वारा रेज किए गए मनी को भी इस फंड में ही इंक्लूड किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यह वेज एंड मीन्स एडवांसेस या WMA आखिर होता क्या है। आसान भाषा में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे सरकार को मनी की आवश्यकता होती है तो वह मार्केट में ट्रेजरी बिल जारी करके या अदर सोर्सेज से लोन लेकर उस मनी की पूर्ति करते हैं। ठीक वैसे ही यदि सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए या 15 दिन या फिर एक रात के लिए भी यदि उसके कैश में किसी प्रकार कमी हो जाती है तो इस कमी को पूरा करने के लिए
हमारा केंद्रीय बैंक या आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरकार की शॉर्ट टर्म कैश की कमी को पूरा करने के लिए उसे कुछ पैसे उधार देता है, जिसे ही वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहा जाता है। आसान भाषा में वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक शॉर्ट टर्म लोन है जिसे आरबीआई सरकार को देता है और सरकार को कुछ दिनों के भीतर ही इसे आरबीआई को लौटाना होता है। अब हम अपने तीसरे और आखिरी टाइप की मनी की बात करेंगे, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पॉइंट नंबर सी कहता है ऑल मनीज रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि वे सभी मनी जो कि सरकार अपने द्वारा दिए गए लोन के रीपेमेंट पर रिसीव करती है, उस रिसीव किए गए मनी को भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा। आसान शब्दों में, सरकार को जब मनी की आवश्यकता होती है तो वह मार्केट से या अन्य सोर्सेज से लोन लेता है। ठीक उसी प्रकार कभी कभी सरकार अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को लोन देता भी है। इस लोन के रीपेमेंट से सरकार को जो मनी रिसीव होती है, दूसरे शब्दों में जब सरकार जिन व्यक्तियों को लोन देती है वे इस लोन का रीपेमेंट सरकार को करते हैं, तो सरकार को जो मनी रीपेमेंट से प्राप्त होती है उस मनी को भी सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जमा करना होता है। ये था आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित प्रावधान या प्रोविजंस। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में 3 डिफरेंट टाइप की मनीज बताई गई हैं जिन्हें इस फंड में इंक्लूड किया जाएगा। इन 3 प्रकार की मनीज को मिलाकर एक फंड बनाया जाएगा और इस फंड को ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि कहा जाएगा। लेकिन आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में ही कुछ ऐसी शर्तें बताई गई हैं जिन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि के निर्माण करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। ये शर्तें कौन सी हैं, इसे इसी आर्टिकल में बताया गया है। पहली शर्त यह कहती है कि कोई भी ऐसी मनी जिसे भारत की कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाना है, उसे भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया जाएगा। दूसरी शर्त यह कहती है कि जब केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज के नेट प्रोसीड्स को राज्यों को असाइन किया जाता है, तो इस असाइनमेंट से संबंधित प्रोविजंस को भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के निर्माण करते समय ध्यान रखा जाएगा। आसान भाषा में, जब केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कुछ टैक्सेस एंड ड्यूटीज के नेट प्रोसीड्स को राज्य सरकारों को असाइन किया जाना हो या उन्हें दिया जाना हो, इस असाइनमेंट से संबंधित प्रोविजंस को भारत की संचित निधि के निर्माण करते समय ध्यान रखा जाएगा और ऐसी कोई भी मनी जो कि केंद्र सरकार के सर्टेन टैक्सेस या ड्यूटीज से संबंधित है, उनके नेट प्रोसीड से संबंधित है, यदि उनको राज्य सरकारों को असाइन किया जाना है तो ऐसी असाइन किए जाने वाली मनी को भारत की संचित निधि में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और उन्हें राज्य सरकारों को असाइन करने के लिए अलग से रख दिया जाएगा। आसान भाषा में आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सी मनी इंक्लूड की जाएगी और इसके अलावा दूसरी मनी इस फंड में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये मनीज हैं, फर्स्ट, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसीव किए जाने वाले सभी रेवेन्यूज़ को इस फंड में इंक्लूड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 यह कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेस की जाने वाली मनी, अर्थात वह मनी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेस की गई है, लेकिन यह रेस इन 3 प्रकारों में से ही रेस किया जाना जरूरी है। ये 3 प्रकार हैं। ए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल जारी करके मनी रेस करती है तो इस रेस किए हुए मनी को भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा। बी, जब सरकार किसी अदर सोर्सेज से लोन लेती है, इस लोन द्वारा रेस किए गए मनी को भी इसी फंड में इंक्लूड किया जाएगा। सी, जब सरकार किसी अन्य व्यक्तियों को लोन देती है तो इस लोन के रीपेमेंट में भी सरकार को कुछ मनी प्राप्त होती है, इस मनी को भी इसी फंड में इंक्लूड किया जाएगा।
ये थे हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में बताए गए प्रोविजंस। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।